नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आज हम बात करने वाले हैं ज्योतिष के एक बड़े ही गूढ़ और रहस्यमय ग्रह के बारे में, केतु। जी हाँ, केतु। अक्सर जब हम केतु का नाम सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? वैराग्य, अध्यात्म, मोक्ष या शायद किसी चीज से अलगाव, डिटैचमेंट। हम्म। लेकिन क्या केतु की कहानी बस इतनी सी है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। केतु का दायरा इससे कहीं ज्यादा बड़ा है, ज्यादा सूक्ष्म है। और आज हम एस्ट्रोलॉजर विजय दुबे के विश्लेषणों से प्रेरणा लेकर यही समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा। हाँ, कि केतु हमारे आसपास मतलब किन अनदेखे छोटे छोटे रूपों में मौजूद है, जीवन की घटनाओं पर कैसे असर डालता है, और ज्योतिष में इसे समझने के कुछ कह सकते हैं कि अनूठे तरीके क्या हैं, जो शायद पारंपरिक सोच से थोड़े अलग हैं। हाँ, ये जानना दिलचस्प होगा। तो आज की हमारी ये जो खास बातचीत है, ये केतु को सिर्फ वो वैराग्य या नेगेटिविटी वाले चश्मे से नहीं देखेगी। सही कहा। हम उसके रोजमर्रा के जीवन पर असर, कुछ खास ज्योतिषीय तकनीकों और हाँ, 12 भावों में उसके क्या संकेत हैं, इसे समझने पर ध्यान देंगे। बिल्कुल। चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं केतु के स्वरूप से। मतलब इसे सिर्फ एक मैथमेटिकल पॉइंट, एक लूनर नोड मान लेना शायद पूरा सच नहीं है। नहीं, अधूरा है। कहा जाता है कि बहुत छोटी बारीक चीजें, पिन जैसी चीजें भी केतु का प्रतिनिधित्व कर सकती हैं, जैसे नाक की पिन या नथ। हाँ बिल्कुल। और आप देखिए, भारतीय परंपराओं में नथ का सिर्फ एक सांस्कृतिक महत्व नहीं है, उसका ज्योतिषीय महत्व भी माना गया है। अच्छा, कैसे? जैसे अविवाहित लड़कियों को अक्सर चांदी की नथ पहनाई जाती है। चांदी चंद्रमा का प्रतीक है, शीतलता का, चंद्र नाड़ी से जुड़ा हुआ। हाँ, सुना है। और वहीं जब विवाह होता है तो सोने की नथ दी जाती है। सोना गुरु यानी बृहस्पति का प्रतीक है, तो ये एक तरह से गुरु केतु का योग बन जाता है। अरे वाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। गुरु केतु योग नथ से। जी। और इसका एक और गहरा मतलब भी है, जो श्वास नियंत्रण यानी प्राणायाम से जुड़ा है। प्राणायाम से? हाँ, माना जाता है कि नथ पहनने से खासकर बाईं नासिका में जो चंद्र नाड़ी यानी ईड़ा नाड़ी से जुड़ी है, सांस लेने के पैटर्न पर एक सूक्ष्म सा नियंत्रित प्रभाव पड़ता है। शायद ये मन को शांत रखने में, एकाग्र करने में मदद करता हो। ये तो बहुत ही सूक्ष्म बात हो गई। है ना? और ज्योतिष में गोचर का भी बहुत महत्व है। हाँ, गोचर यानी ग्रहों का चलना। बिल्कुल। तो जब बृहस्पति का गोचर मतलब उसका भ्रमण केतु के ठीक ऊपर से होता है, या केतु से त्रिकोण में यानी 5वें या 9वें भाव में होता है, हाँ। तो अक्सर ऐसी घटनाएं देखने में आती हैं, जैसे सोना खरीदा गया या बेचा गया या गुम हो गया, खासकर नथ या फिर गणपति का लॉकेट जैसी चीजें। अच्छा, ये खास तौर पर होता है? हाँ, ये पैटर्न देखा गया है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी आध्यात्मिक गुरु से मिलें, कोई गुरु दीक्षा लें या कोई मंत्र ज्ञान प्राप्त हो। और दूसरी तरफ यही गोचर कभी-कभी सांसों पर नियंत्रण सीखने की इच्छा जगा सकता है, या फिर नाक से जुड़ी कोई समस्या दे सकता है। जैसे जुकाम, नाक बंद रहना, साइनस, या कभी-कभी नाक की सर्जरी तक की नौबत भी आ सकती है। बाप रे, मतलब एक छोटी सी नथ या पिन भी इतने गहरे ज्योतिषीय मतलब उससे जुड़ी है। कमाल है। बिल्कुल। अच्छा, अब आते हैं उस खास तकनीक पर जिसका जिक्र आपने शुरू में किया था जी। और जो एस्ट्रोलॉजर विजय दुबे की काम में प्रमुखता से मिलती है, केतु से दूसरा भाव। जी। ये क्या चीज है और ये काम कैसे करती है? जी, ये नाड़ी ज्योतिष की एक बहुत ही महत्वपूर्ण और कह सकती हूँ असरदार तकनीक है। इसका मूल सिद्धांत ये है कि केतु आपकी कुंडली में जिस भी भाव या जिस भी राशि में बैठा है ना, हाँ। वो उससे ठीक अगले वाले भाव पर, उस अगले भाव की राशि पर, और अगर उस अगले भाव में कोई ग्रह बैठा है तो उस पर भी अपना गहरा असर डालता है। गहरा असर? किस तरह का असर? ये असर ज्यादातर होता है उस अगले भाव से जुड़ी चीजों के प्रति एक किस्म का वैराग्य या असंतोष या बाधा या अलगाव। ओहो। ऐसा लगता है मानो केतु उस क्षेत्र में एक तरह से मुक्ति या मोक्ष का दरवाजा खोल रहा है, पर वो रास्ता भौतिक रूप से थोड़ा कठिन लगता है। अच्छा, इसको उदाहरण से समझते हैं तो शायद ज्यादा साफ होगा। हाँ जरूर। मान लीजिए किसी की कुंडली में केतु बैठा है कन्या राशि वगों में। ठीक है। अब कन्या की ठीक बात कौन सी राशि आती है? तुला। हाँ, तुला। तुला राशि ज्योतिष में 7वें भाव से जुड़ी है
और 7वां भाव किस चीज का होता है? रिश्ते, विवाह, साझेदारी, बिजनेस पार्टनरशिप, बाजार, सामाजिक मेलजोल। तो केतु से दूसरा भाव टेक्निक के हिसाब से कन्या राशि का केतु तुला राशि यानी इन सब मामलों में दिक्कतें दे सकता है। जैसे शादी में देरी हो सकती है, या शादी हो भी जाए तो वैवाहिक जीवन में असंतोष या कुछ परेशानियां बनी रह सकती हैं। इसके उदाहरण भी हैं, जैसे नरेंद्र मोदी जी और प्रसिद्ध ज्योतिषी KN राव साहब, दोनों की कुंडलियों में केतु कन्या राशि में ही है और उनके जीवन में इस योग का असर हम देख सकते हैं। हाँ, ये तो काफी सटीक लग रहा है। कोई और उदाहरण अगर केतु किसी और राशि में हो? जरूर। मान लीजिए केतु धनु राशि में है, तो धनु से अगली राशि कौन सी है? मकर। कैप्रिकॉन। मकर 10वें भाव से जुड़ा है, करियर, कर्म, सामाजिक स्थिति। ठीक। तो ऐसे में क्या होगा? व्यक्ति को अपने काम, अपने करियर को लेकर एक गहरा असंतोष महसूस हो सकता है। भले ही बाहर से दुनिया को लगे कि वो बहुत सफल है, पर अंदर से उसे लग सकता है कि मैं इसके लिए बना ही नहीं हूं, या ये वो नहीं है जो मैं करना चाहता था। ये अंदरूनी कश्मकश देता है मतलब। बिल्कुल। और अगर उस अगले भाव में कोई ग्रह भी बैठा हो, तब तो उसका असर और बढ़ जाता है। अच्छा, जैसे? मान लीजिए केतु से अगले भाव में बुध, मर्क्यूरी बैठा है। हाँ। बुध है बुद्धि, वाणी, शिक्षा का कारक। हाँ। तो क्या हो सकता है? शिक्षा में रुकावटें आ सकती हैं, पढ़ाई बीच में छूट सकती है, या फिर जो पढ़ा वो डिग्री सीधे तौर पर करियर में काम नहीं आ रही। फिर ऐसे लोग अक्सर दूसरी दिशाओं में जाते हैं, जैसे कानून की पढ़ाई कर ली, या ऑडिटिंग में चले गए, या ज्योतिष जैसी गूढ़ विद्याओं की तरफ खिंच जाते हैं। क्यों? क्योंकि इन सब में बहुत बारीकी, विश्लेषण, गहराई चाहिए होती है, जो बुध और केतु दोनों का मिला-जुला क्षेत्र है। अच्छा। और अगर मंगल हो अगले भाव में, अगर केतु के अगले भाव में मंगल बैठा हो, तो छोटे भाई बहनों से अलगाव या झगड़ा या दूरी की स्थिति बन सकती है। ओहो, तो ये सेकंड फ्रॉम केतु तकनीक तो किसी भी भाव या राशि में बैठे केतु के असर को समझने का एक बिल्कुल नया दरवाजा खोलती है। जी हाँ। लेकिन एक और बात जो एस्ट्रोलॉजर विजय दुबे के विश्लेषण में है, वो मुझे बहुत ही अनोखी लगी। कौन सी? वो ये कि केतु सिर्फ व्यक्ति को चीजों से अलग या मुक्त नहीं करता, बल्कि वो दूसरों को भी मुक्त करने का कारण बनता है। ये कैसे? ये तो केतु की जो आम छवि है, वैरागी, काटने वाला, उससे बिल्कुल उल्टी बात लग रही है। हाँ, और यही केतु को समझने का एक बहुत ही पॉजिटिव और गहरा नजरिया है। देखिए, पारंपरिक ज्योतिष में अक्सर केतु के नेगेटिव पहलुओं पर ही ज्यादा जोर दिया जाता है। हाँ, ये तो है। लेकिन ये पहलू उसके रचनात्मक, उसके कर्म आधारित रूप को दिखाता है। इसका मतलब ये है कि केतु आपकी कुंडली में जिस भी भाव, जिस राशि या जिस ग्रह के साथ जुड़ा है, उस क्षेत्र से जुड़ी जो समस्याएं हैं, जो बंधन हैं, उनसे आप सिर्फ खुद को मुक्त महसूस नहीं करते, बल्कि आप दूसरों को भी उन दिक्कतों से, उन बंधनों से बाहर निकालने का एक जरिया बन जाते हैं, एक माध्यम। ये तो बहुत ही दिलचस्प बात है। क्या आप इसे कुछ उदाहरणों से समझा सकती हैं? हाँ, बिल्कुल। जैसे मान लीजिए किसी का केतु चौथे भाव में है। चौथा भाव किस चीज का है? माँ, मातृभूमि, घर, प्रॉपर्टी, वाहन, मन का सुख, भावनाएं। हाँ। सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी दोनों की कुंडली में केतु चौथे भाव में था। अच्छा। और उन्होंने अपना पूरा जीवन किस चीज में लगाया? मातृभूमि को गुलामी के बंधन से मुक्त कराने में। सही बात है। आम जिंदगी में अगर किसी का केतु चौथे भाव में है, तो हो सकता है वो ऐसा इंसान हो जिसके पास आकर लोग अपने दिल का बोझ हल्का करते हों, अपनी भावनाएं खुलकर बताते हों, और ये व्यक्ति अनजाने में ही सही उन्हें उनकी भावनात्मक पीड़ा या नेगेटिविटी से मुक्त होने में मदद करता हो। ये तो बहुत गहरा कनेक्शन है। और अगर हम प्रोफेशन या व्यवसाय की बात करें तो उसमें इसका क्या रोल है? बहुत गहरा रोल है। अगर केतु 10वें भाव में हो, जो कर्म स्थान है, या मकर राशि में हो, जो कर्म और स्ट्रक्चर की राशि है, या फिर शनि के साथ जुड़ा हो, शनि जो कर्म, सेवा, दुख का कारक है, तो व्यक्ति अक्सर ऐसे पेशे चुनता है जहां वो दूसरों को उनकी पीड़ा, उनके कर्ज, उनकी बीमारी या उनके कानूनी मुकदमों से मुक्त कराता हो। मतलब डॉक्टर क्या करता है? बीमारी से मुक्ति दिलाता है। वकील वो कानूनी पचड़ों से मुक्ति दिलाता है। हीलर, समाज सेवक, इन सब के चार्ट में ये योग अक्सर मिलता है। अच्छा, और दूसरे भावों में भी ऐसा होता है? हाँ, बिल्कुल। अगर केतु दूसरे भाव में हो, दूसरा भाव धन, वाणी, कुटुंब का है, लेकिन दांतों का भी है, तो ऐसा व्यक्ति डेंटिस्ट बन सकता है,
लोगों को दांतों की समस्याओं से मुक्ति दिला सकता है। अरे वाह। अगर केतु छठे भाव में हो, छठा भाव है रोग, ऋण, शत्रु, सेवा का, या फिर कन्या राशि में हो जो विश्लेषण, स्वास्थ्य, विवाद की राशि है, तो व्यक्ति डॉक्टर, रोग से मुक्ति, वकील, विवाद से मुक्ति, ऑडिटर, हिसाब किताब की गड़बड़ियों या संदेह से मुक्ति, या कोई निगोशिएटर बन सकता है। ठीक है। सातवें भाव में केतु जो विवाह, साझेदारी, पब्लिक का भाव है, या तुला राशि में जो संतुलन, रिश्ते की राशि है, तो क्या हो सकता है? व्यक्ति ज्योतिषी बन सकता है, लोगों को विवाह या रिश्तों की समस्याओं से मुक्ति का रास्ता दिखा सकता है। नवम भाव धर्म, गुरु, भाग्य का भाव, या धनु राशि ज्ञान, उपदेश की राशि में केतु हो तो व्यक्ति आध्यात्मिक गुरु या सलाहकार बन सकता है। लोगों को अज्ञान, भ्रम या गलत धारणाओं से मुक्त कर सही ज्ञान दे सकता है। और आपने चौथे भाव का जिक्र किया था। हाँ, चौथे भाव का केतु व्यक्ति को वास्तुशास्त्री भी बना सकता है। वो लोगों को घर के वास्तु दोषों से मुक्ति दिलाता है। कमाल है। यानी केतु सिर्फ काटने या अलग करने वाला नहीं, बल्कि जोड़ने वाला भी है, मुक्ति दिलाने वाला है दूसरों को। बिल्कुल, ये एक सेवा का पहलू है केतु का। तो ये देखना होगा कि किसी की कुंडली में केतु उसे किस फील्ड में, किस तरह से दूसरों की मदद करने या उन्हें उनकी परेशानियों से मुक्त करने की भूमिका दे रहा है। ये तो कर्म के सिद्धांत से भी बहुत गहराई से जुड़ा हुआ लगता है। यकीनन, ये आपके प्रारब्ध कर्मों का भी एक संकेत देता है। और हाँ, ये कितना प्रभावी होगा, ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि केतु जिस राशि में बैठा है, उस राशि का स्वामी ग्रह, जिसे हम डिस्पोजिटर कहते हैं, वो कुंडली में कितना मजबूत है। अच्छा, ये भी देखना होगा। हाँ, अगर डिस्पोजिटर मजबूत है तो व्यक्ति सक्रिय रूप से दूसरों को मुक्त करने वाला बनता है, वो लीड लेता है। लेकिन अगर डिस्पोजिटर कमजोर है या पीड़ित है तो हो सकता है वो खुद ही उस क्षेत्र में ज्यादा बाधाएं या अलगाव महसूस करें। समझ गया। अच्छा, एक और आम धारणा है केतु को लेकर। लोग कहते हैं कि केतु जहां बैठा हो उस चीज की इच्छा छोड़ दो, उसके बारे में सोचना बंद कर दो तो वो मिल जाती है। इसमें कितनी सच्चाई है? हाँ, ये बहुत कॉमन बात सुनने में आती है और इस पर बात करना जरूरी है। देखिए, ये विचार कि केतु जिस भाव में है उससे जुड़ी चीजों की इच्छा छोड़ देने से वो मिल जाएंगी, ये ज्योतिषीय रूप से पूरी तरह सही नहीं है। अच्छा। हाँ, इच्छा न रखने से या डिटैच्ड रहने से आपको मानसिक शांति जरूर मिल सकती है, वो केतु का गुण है डिटैचमेंट। लेकिन भौतिक चीजों का मिलना या ना मिलना वो कुंडली के बाकी योगों पर, दशाओं पर, ग्रहों की अपनी शक्ति पर निर्भर करता है। ये सोचना कि दूसरे भाव में केतु है तो धन के बारे में मत सोचो, धन आ जाएगा, या सातवें भाव में केतु है तो रिश्ते के बारे में मत सोचो, रिश्ता बन जाएगा, ये एक तरह की साइकोलॉजिकल ट्रिक हो सकती है, मन को समझाने का तरीका, लेकिन ये कोई ज्योतिषीय नियम नहीं है। सही कहा। ज्योतिष को हमेशा प्रैक्टिकल तरीके से, कॉमन सेंस के साथ और पूरी कुंडली के विश्लेषण के साथ देखना चाहिए। सिर्फ एक ग्रह या एक योग के आधार पर निष्कर्ष निकालना ठीक नहीं। हाँ, आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया। ज्योतिष उम्मीद जगाता है, दिशा दिखाता है, लेकिन कर्म और बाकी ग्रहों की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। चलिए, अब इन दोनों दिलचस्प नजरियों को, केतु से दूसरा भाव और दूसरों को मुक्त करने वाला केतु, इनको ध्यान में रखते हुए कुछ खास भावों में केतु के असर पर एक नजर डालते हैं। हम सारे 12 भावों में बहुत विस्तार से नहीं जाएंगे क्योंकि वो जानकारी एस्ट्रोलॉजर विजय दुबे की काम में मिल जाएगी, लेकिन कुछ उदाहरण लेते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट्स और साफ हो जाएं। पहले भाव से शुरू करें, लग्न से। हाँ, ठीक है। तो पहला भाव लग्न या मेष राशि में केतु। यहाँ केतु व्यक्ति को अक्सर कैसा बनाता है? निस्वार्थ, सेल्फलेस, उसमें अहंकार कम होता है, दूसरों की मदद करने वाला होता है। उनमें एक इंट्यूशन हो सकती है, अंदर की आवाज, वो अदृश्य चीजों को, ऊर्जाओं को महसूस कर सकते हैं। अपने नाना पक्ष से, मैटरनल ग्रैंडफादर से उनका गहरा जुड़ाव हो सकता है या उन जैसा कुछ प्रभाव जीवन पर दिख सकता है। अच्छा। ये लोग ताकतवर होते हुए भी लो प्रोफाइल रहना पसंद करते हैं। जैसे कहते हैं ना, झंडा तो फहराते हैं पर खुद झंडे के पीछे रहते हैं। ये साधक हो सकते हैं, ज्योतिषी हो सकते हैं, मंत्र ज्ञाता हो सकते हैं। और दूसरों को मुक्त करने वाला पहलू यहाँ कैसे लागू होगा? शायद ये लोग दूसरों को उनके छोटे अहंकार से या गलत पहचान से मुक्त होने में मदद करते हों, या उन्हें सही रास्ता दिखाकर भ्रम से मुक्त करते हों। और सेकंड फ्रॉम केतु? हाँ, वो भी देखना है।
लग्न यानी पहले भाव का केतु दूसरे भाव पर असर डालेगा। दूसरा भाव है धन, परिवार, वाणी का। तो हो सकता है व्यक्ति परिवार से कुछ दूर रहे या पैसे को लेकर बहुत डिटैच्ड हो, मतलब ज्यादा मोह ना रखे। समझ गया। अब बात करते हैं चौथे भाव या कर्क राशि में केतु की। इसका जिक्र हमने गांधी जी और बोस के संदर्भ में किया भी था। जी, चौथे भाव का केतु व्यक्ति को दूसरों के लिए एक इमोशनल सपोर्ट सिस्टम बनाता है। जैसे लोग उनके पास आकर अपना दिल हल्का करते हैं, अपनी भावनाएं बताते हैं और उन्हें शांति मिलती है। हाँ, ये लोग दूसरों को घर, जमीन जायदाद, वाहन या भावनात्मक उलझनों से मुक्ति दिलाने में मदद कर सकते हैं। जैसे एक वास्तुशास्त्री घर के दोष दूर करके मुक्ति दिलाता है या एक काउंसलर भावनात्मक गांठें सुलझाकर मुक्ति दिलाता है। सही। मातृभूमि से गहरा लगाव होता है। कई बार इन्हें अपने नाना का घर या प्रॉपर्टी भी मिल जाती है। और सेकंड फ्रॉम केतु, चौथा भाव है तो असर पांचवें पे पड़ेगा। बिल्कुल। पांचवां भाव है संतान, शिक्षा, क्रिएटिविटी, रोमांस का। तो हो सकता है बच्चों से कुछ दूरी रहे या उनकी शिक्षा में रुकावटें आए या व्यक्ति खुद पारंपरिक शिक्षा से हटकर कुछ और सीखे। फेफड़ों से जुड़ी कोई समस्या, लंग्स इश्यू, इसकी संभावना भी रहती है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं सातवें भाव या तुला राशि में केतु पर। यह भाव विवाह, पार्टनरशिप और पब्लिक लाइफ का है। हाँ जी, सातवें भाव का केतु व्यक्ति को पब्लिक की सेवा करने या उनसे जुड़ने के लिए प्रेरित करता है। इसीलिए ये योग अक्सर ज्योतिषियों, सलाहकारों, पब्लिक डीलर्स की कुंडली में पाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, वे लोगों को रिश्तों की समस्याओं से, विवाह की दिक्कतों से या आपसी समझौतों की उलझनों से मुक्त कराते हैं, सलाह देके रास्ता दिखाते हैं। हालांकि एक विरोधाभास ये है कि उनके अपने विवाह में देरी हो सकती है या कोई बाधा आ सकती है या जीवन साथी के साथ रहते हुए भी एक मानसिक दूरी या अलगाव सा महसूस हो सकता है। पार्टनर को लग सकता है कि उन्हें समझा नहीं जा रहा। ओहो, और सेकंड फ्रॉम केतु यहाँ आठवें भाव पर असर डालेगा? जी हाँ, सातवें का केतु आठवें भाव को प्रभावित करेगा। आठवां भाव है गूढ़ ज्ञान, रहस्य, अचानक आने वाली घटनाएं, मृत्यु, विरासत, इनहेरिटेंस। तो हो सकता है व्यक्ति को विरासत में मिली संपत्ति में कोई खास रुचि न हो या उसे छोड़ना पड़े। लेकिन दूसरी तरफ गूढ़ विद्याओं में, रहस्यमयी चीजों में, रिसर्च में गहरी रुचि जाग सकती है। दिलचस्प। अब 10वें भाव या मकर राशि में केतु को देखते हैं। ये कर्म और प्रोफेशन का भाव है। बिल्कुल। यहाँ केतु अक्सर करियर में बदलाव या थोड़ी अस्थिरता देता है, खासकर अगर कुंडली में शनि की स्थिति बहुत अच्छी ना हो। लेकिन आखिरकार व्यक्ति केतु से जुड़े क्षेत्रों में सफलता पा सकता है, जैसे कानून, चिकित्सा, ऑडिटिंग, ज्योतिष, रिसर्च या फिर ऊंची बिल्डिंग्स, कंस्ट्रक्शन से जुड़े काम। और मुक्ति वाला पहलू? ये लोग अपने काम के जरिए दूसरों को सामाजिक बाधाओं से, कष्टों से, बीमारियों से या कर्ज जैसी चीजों से मुक्त कराते हैं। डॉक्टर, वकील, ऑडिटर। हाँ, जैसे पहले बात हुई थी। हाँ, पर एक बात और होती है यहाँ, इन्हें अपने काम का क्रेडिट आसानी से नहीं मिलता, इसलिए इनके लिए निष्काम भाव से कर्म करना ज्यादा अच्छा रहता है। और ये लोग अक्सर आजाद होकर स्वतंत्र रूप से काम करना पसंद करते हैं, किसी के अंडर ज्यादा नहीं। और सेकंड फ्रॉम केतु 10वें से 11वें भाव पर असर? हाँ, 11वां भाव है आय, लाभ, बड़े भाई बहन, सोशल नेटवर्क, इच्छाएं। तो 10वें भाव का केतु 11वें भाव को प्रभावित करेगा। आय में उतार चढ़ाव रह सकता है या दोस्तों का सर्कल बहुत बड़ा ना होकर छोटा और चुनिंदा हो सकता है। और अंत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान 12वां भाव या मीन राशि में केतु। इसे तो मोक्ष का भाव भी कहते हैं। बिल्कुल। 12वें भाव में केतु को उसकी सबसे स्वाभाविक, सबसे आध्यात्मिक और ध्यानस्थ स्थिति माना जाता है। अच्छा। ऐसे लोग नैसर्गिक रूप से एकांत प्रिय होते हैं, त्यागी होते हैं, सेवाभावी होते हैं। उनमें गहरी इंट्यूशन होती है, पूर्वाभास की क्षमता हो सकती है। वे अक्सर किसी एनजीओ से, आश्रम से, अस्पताल जैसी जगहों से जुड़कर निस्वार्थ सेवा करते हैं। दूसरों को उनके बंधन से, कष्ट से, बीमारी से या फालतू के खर्चों से मुक्त कराने में मदद करते हैं। ये स्थिति निश्चित रूप से मोक्ष या आध्यात्मिक उन्नति की तरफ ले जाती है। और सेकंड फ्रॉम केतु यहाँ पहले भाव पर असर डालेगा? जी,
12वें भाव का केतु पहले भाव यानी स्वयं के व्यक्तित्व, पहचान, स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। राइट। तो इससे व्यक्ति को कभी-कभी अपनी पहचान को लेकर थोड़ा भ्रम या अनिर्णय की स्थिति महसूस हो सकती है, या वो बहुत ज्यादा विनम्र, बहुत लो प्रोफाइल रह सकता है, मतलब अपनी इंपॉर्टेंस कम आंक सकता है। तो इन सारे उदाहरणों से ये बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि केतु को सिर्फ एक नेगेटिव या बाधा डालने वाला ग्रह मान लेना तो मतलब अधूरा ज्ञान है। बिल्कुल अधूरा। ये तो सूक्ष्मता, गहराई, इंट्यूशन, त्याग और सेवा का भी प्रतीक है। और एस्ट्रोलॉजर विजय दुबे द्वारा बताई गई ये जो अवधारणाएं हैं, केतु से दूसरा भाव और खासकर दूसरों को मुक्त करने वाला केतु, ये वाकई केतु को समझने का एक बिल्कुल नया और बहुत ही प्रैक्टिकल नजरिया देती हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। ये विश्लेषण, मुझे उम्मीद है श्रोताओं को अपनी या दूसरों की कुंडली में केतु को सिर्फ समस्याओं की सोर्स के तौर पर नहीं, बल्कि एक छुपी हुई क्षमता, एक पोटेंशियल और शायद जीवन के एक उद्देश्य के संकेतक के रूप में देखने में मदद करेगा। हाँ, ये दिखाता है कि केतु का असर कितना गहरा और कितना कर्म आधारित हो सकता है। जी। तो आज की इस गहरी बातचीत के बाद श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। अपनी कुंडली में देखें कि केतु कहाँ बैठा है, किस भाव में, किस राशि में। क्या केतु से दूसरा भाव वाली तकनीक आपके जीवन के किसी हिस्से पर असर डाल रही है? ये जरूर देखें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या आप ये पहचान पा रहे हैं कि जीवन के किस क्षेत्र में, शायद अनजाने में ही सही, आप दूसरों को उनकी बाधाओं से, उनके कष्टों से, उनकी उलझनों से मुक्त करने में एक केतु की भूमिका निभा रहे हैं? इस पर सोचना, मुझे लगता है, काफी कुछ सिखा सकता है। बिल्कुल। इसी विचार के साथ आज के लिए विदा लेते हैं। जी। अगली बार फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प विषय की गहराई में उतरने के लिए। प्रणाम, नमस्कार।